छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। नाम तो बहुत प्यारा था, पर इस समय गांव के लोगों के चेहरों पर न तो मुस्कान थी न चैन। ग्रीष्म ऋतु का ऐसा भयानक प्रकोप पड़ा था कि लोग आसमान की तरफ देखकर बस एक ही बात कहते। हे भगवान, ये आग कब बुझेगी? गांव की गलियों में सन्नाटा था। न बच्चे खेलते न औरतें बाहर निकलती। बस हर घर में एक ही चर्चा थी, पानी कहाँ से लाए। सूरज दिन भर ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने उसे तवे पर रख दिया हो। हवा चलती तो राहत नहीं देती, बल्कि और भी झुलसा जाती। खेतों में फसलें सूखकर राख हो चुकी थीं। पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे और मिट्टी से गर्मी की लपटें उठती थीं। सुंदरपुर में एक ही बड़ा कुआं था जो अब लगभग सूख चुका था। लोग सुबह सुबह बाल्टी, डोल और घड़े लेकर कतार में लग जाते थे, पर जब तक किसी की बारी आती तब तक पानी खत्म हो जाता। कुछ लोग नाराज होकर झगड़ते, कुछ थक कर वहीं बैठ जाते। एक दिन दोपहर को जब धरती से आग निकल रही थी, रामदीन नाम का बुजुर्ग अपनी लाठी टेकते हुए बोला, भाइयों, मैंने ऐसा हाल अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। धरती जल रही है, नदियां सूख रही हैं और हम सब बस आसमान को देख रहे हैं। अब तो भगवान ही तरस खाए। कुआं सूख गया, तालाब फट गया, बच्चों को प्यासा देख के दिल फट जाता है। सबके चेहरों पर थकान और निराशा थी। गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों बचपन से साथ थे, खेतों में खेलते, नदी में तैरते और एक दूसरे के सुख दुख में सदा सहभागी रहते। लेकिन इस बार की गर्मी ने उनकी हंसी छीन ली थी। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, मगर फसल जलकर राख हो चुकी थी। सोहन मजदूरी करता था, पर अब खेतों में काम बचा ही कहाँ था। एक दिन दोनों पेड़ की छाया में बैठे थे, जहाँ छाया भी अब तप रही थी। सोहन बोला, भाई, अब तो लगता है कि इंसान की कीमत नहीं, पानी की कीमत बढ़ गई है। हाँ, अब पानी ही असली दौलत है। बिना इसके तो जिंदगी भी अधूरी लगती है। दोनों आसमान की ओर देखने लगे। बादल का नामो निशान नहीं था। हर सुबह औरतें अपने सिर पर मटके रखकर मीलों दूर तक चलतीं, पिपरिया पहाड़ी के नीचे तक, जहाँ एक पुराना कुआं था। वहाँ भी बस थोड़ा बहुत पानी बचा था। सुबह सुबह से लाइन लग जाती, धूप सिर पर आग बनकर बरसती। बच्चे प्यास से बिलखते, कोई औरत बेहोश हो जाती, कोई रोने लगती। एक दिन तो इतनी भीड़ हो गई कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। पहले मैं आई थी? नहीं, पहले मेरा बर्तन भरेगा। अरे भाइयों, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर हम मिलकर सोचें तो शायद कोई रास्ता निकल आए। पर प्यासे लोगों की बुद्धि ठिकाने कहाँ रहती है। हर कोई अपने लिए लड़ रहा था। अगले दिन गांव के प्रधान भगेल सिंह ने सबको चौपाल पर बुलाया। वह भी चिंतित था, क्योंकि उसके घर का भी हाल वैसा ही था। माथे से पसीना टपक रहा था, पर चेहरे पर संयम था। उसने कहा, भाइयों बहनों, सरकार से बात हुई है। एक पानी का टैंकर भेजा जाएगा, पर आने में हफ्ता लगेगा। तब तक सब लोग पानी संभाल कर खर्च करें। 1 हफ्ता? तब तक तो आधा गांव मर जाएगा। मैं समझता हूं, पर हमें सब्र रखना होगा। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो शायद कुछ उपाय निकाल सकें। आज सब्र, यही तो अब तक करते आए हैं, पर अब सब्र भी जवाब दे रहा है। मोहन के घर के पीछे उसके दादा के जमाने का एक पुराना कच्चा कुआं था, जो अब मिट्टी से भर चुका था। उसने सोचा, क्यों ना इसे फिर से खोदा जाए, शायद नीचे कहीं नमी बची हो। उसने सोहन और कुछ नौजवानों को साथ लिया और रात भर खोदाई करने लगा। मिट्टी इतनी गर्म थी कि फावड़ा पकड़ना मुश्किल था, मगर सबके मन में उम्मीद की लौ जल रही थी। रात के तीसरे पहर जब मिट्टी का रंग बदला, मोहन चिल्लाया, सोहन, नीचे देख, मिट्टी गीली है। भाई, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। वे और खोदने लगे। कुछ ही देर में एक हल्की सी नमीदार परत फूटी और फिर छोटे छोटे बिंदु टपकने लगे। पानी! सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने घड़ा भरने लायक पानी निकाला। अगले दिन पूरा गांव वहां पहुंच गया। मोहन ने सबको समझाया, ये कुआं सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। इसे बांटकर इस्तेमाल करेंगे।
गांव वालों ने पहली बार राहत की सांस ली। बुजुर्गों ने कहा, ईश्वर ने इन 2 लड़कों के हाथों से चमत्कार करवा दिया। उस कुएं से बहुत अधिक पानी नहीं निकलता था, लेकिन वह आशा का प्रतीक बन गया था। अब सब लोग मिलकर गांव के आसपास नए स्रोत खोजने लगे। भगेल सिंह ने भी पंचायत से मदद दिलाने का वादा किया। कुछ ही दिनों में सब ने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू कर दी। औरतें मिट्टी उठाती, बच्चे घड़े धोते, बुजुर्ग सलाह देते। ग्रीष्म की धूप में भी लोगों के दिलों में एक नई ठंडक उतर आई थी, उम्मीद की ठंडक। 3 दिन तक लगातार सब लोग काम करते रहे। चौथे दिन सुबह सुबह आसमान में हल्के बादल छा गए। हवा में ठंडक महसूस हुई। सोहन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, भाई मोहन, लगता है भगवान हमारी मेहनत देख रहा है। मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। थोड़ी देर में बिजली चमकी, तेज हवाएं चलीं और फिर पहली बूंद धरती पर गिरी। लोगों के चेहरे खिल उठे, बच्चे चिल्लाने लगे, बारिश बारिश आ गई। और फिर बरसात शुरू हो गई। सब लोग तालाब की ओर दौड़ पड़े। बारिश में नाचते हुए, हंसते हुए वे सब भीग गए। किसी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, धन्यवाद भगवान, तूने हमारी प्यास बुझा दी। बारिश ने सुंदरपुर की सूखी धरती को नई जिंदगी दी थी। गांव के तालाब फिर से पानी से भर गए थे। कुएं में अब चमकदार पानी झलकता था और खेतों में हरियाली लौटने लगी थी। बच्चे बारिश के पानी में छपाछप करते, औरतें मुस्कुराती, मवेशी खुले मैदानों में दौड़ते। सब कुछ मानो फिर से जी उठ गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर राहत के बाद एक नई परीक्षा जरूर आती है। बरसात लगातार 5 दिन तक चली। पहले तो लोगों को मजा आया, पर फिर हालात बदलने लगे। खेतों में इतना पानी भर गया कि मिट्टी की पकड़ ढीली हो गई। गांव की गलियां कीचड़ से भर गईं। मकानों की दीवारें भीगकर गलने लगीं। एक शाम जब आसमान पर काले बादल गरज रहे थे, मोहन ने आसमान की ओर देखा। सोहन, लगता है ये बारिश अब मेहरबान नहीं, खतरनाक बनने वाली है। हाँ भाई, जरूरत से ज्यादा पानी भी तो आफत बन जाता है। अगले ही दिन आसमान अचानक अंधेरा हो गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया। बिजली चमकी, बादल गरजे और हवा ऐसी चली कि कई घरों की छतें उड़ गईं। मोहन के घर का पुराना छप्पर गिर पड़ा। उसके छोटे भाई गुड्डू ने डरकर माँ की गोद में छिपते हुए कहा, अम्मा, ये आसमान क्यों गुस्सा हो गया? बेटा, ये तूफान नहीं, भगवान का इम्तिहान है। पूरा गांव उस रात कांप रहा था। तालाब का पानी उफनने लगा और नालियां बहकर गलियों में भर गईं। कई घरों में पानी घुस गया। लोग बर्तन, कपड़े और जो भी मिल सके लेकर ऊंचे टीले की ओर भागने लगे। सोहन ने चिल्लाकर कहा, सभी औरतें और बच्चे स्कूल वाले भवन में चलो, वो सबसे मजबूत है। मोहन ने कुछ युवकों को साथ लेकर बूढ़ों की मदद की। बिजली आसमान को चीरती रही, बारिश बिना रुके गिरती रही। सुबह जब तूफान थमा तो गांव पहचान में नहीं आ रहा था। कहीं छत उड़ी थी, कहीं पेड़ गिरा था, कहीं दीवारें टूटी थीं। लेकिन सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब पता चला कि तालाब का किनारा टूट गया है। सारा पानी बहकर खेतों में फैल गया था। अगले कुछ दिनों में गांव में एक और आफत आई, बीमारी की। गंदे पानी और कीचड़ के कारण कई बच्चे बीमार पड़ने लगे। पहले बुखार, फिर उल्टियां, फिर कमजोरी। डॉक्टर तो दूर, गांव में दवा की दुकान तक नहीं थी। गोविंदी काकी का पोता सबसे पहले बीमार पड़ा। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बदन जल रहा है। कुछ करना होगा, अगर बीमारी फैल गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। चलो शहर से दवा लाते हैं। दोनों अगले ही दिन साइकिल लेकर धनपुर कस्बे की ओर निकल पड़े, जो गांव से 12 किलोमीटर दूर था। रास्ता कीचड़ से भरा था, पर दोनों बिना रुके चलते रहे। बारिश के बीच साइकिल की चेन फिसल रही थी, कपड़े भीग चुके थे, मगर दोनों के हौसले मजबूत थे। कस्बे पहुंचकर उन्होंने एक डॉक्टर से मुलाकात की। डॉक्टर ने सुना तो बोला, तुम्हारे गांव में दूषित पानी के कारण संक्रमण फैल रहा है। तुरंत साफ पानी पीना शुरू करो। ये दवाइयां ले जाओ,
लेकिन ध्यान रखना, पानी उबाल कर ही पीना। मोहन ने सारी दवाइयां अपने कपड़े में बांध लीं और बोला, डॉक्टर साहब, हमें गांव को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वापस आते वक्त रास्ते में सोहन ने धीरे से कहा, मोहन, तू सोचता है कभी हम शहर जैसे बन पाएंगे जहां हर घर में नल चलता है? शहर की बात छोड़ सोहन, अगर हमारे गांव में मिलजुल कर रहना सीख लिया तो हम किसी शहर से कम नहीं होंगे। दोनों हंसते हुए कीचड़ से निकलकर गांव लौटे। गांव लौटते ही उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। मोहन ने जोर से कहा, भाइयों, डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है, बीमारी से भी और हिम्मत से भी। सोहन ने बताया कि पानी उबालना जरूरी है। कुछ लोग हंसे। अरे कौन लकड़ी जलाकर पानी उबालेगा? अगर थोड़ा लकड़ी जलाने से जिंदगी बचती है तो ये कीमत बड़ी नहीं है। धीरे धीरे सब लोग समझ गए। मोहन और सोहन ने मिलकर साफ सफाई अभियान शुरू किया। तालाब की मिट्टी हटाई गई, नालियां साफ की गईं। हर घर को बताया गया कि पानी ढककर रखें। 3 दिन बाद जो बच्चे बीमार थे उनमें सुधार दिखने लगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों में सूरज फिर से निकला, पर अब उसकी धूप में दहशत नहीं थी, बल्कि नई उम्मीद थी। गांव वालों ने एक नई योजना बनाई। अब हमें खुद अपने गांव को संभालना है, सिर्फ बारिश या सरकार का इंतजार नहीं करना है। सबने मिलकर तय किया कि गांव के चारों ओर छोटे छोटे तालाब बनेंगे ताकि अगली गर्मी में पानी की कमी न हो। औरतें मिट्टी खोदती, बच्चे पत्थर बटोरते, मर्द कुदाल चलाते। अब किसी के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि संकल्प था। प्रधान भगेल सिंह ने सबके सामने कहा, आज मुझे गर्व है कि सुंदरपुर सिर्फ नाम से नहीं, अपने कर्मों से भी सुंदर है। एक शाम मोहन और सोहन तालाब के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था, हवा ठंडी थी, पक्षी लौट रहे थे। मोहन ने शांत स्वर में कहा, सोहन, तू देख, ये वही धरती है जो कल तक जल रही थी, और आज देख, हरियाली लौट आई है। हाँ भाई, धरती भी इंसान की तरह होती है, अगर उसे प्यार मिले तो फिर से जी उठती है। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। आसमान में रंग बिरंगे बादल थे, जिन पर ढलते सूरज की किरणें चमक रही थीं। वही दृश्य पूरे गांव के लिए आशा का प्रतीक बन गया। सुंदरपुर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह गांव जो कभी सूखे और तूफान से तबाह हो गया था, अब धीरे धीरे फिर से हरियाली में बदल रहा था। बारिश रुक चुकी थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और खेतों में नई फसलें सिर उठा रही थीं। मोहन और सोहन अब पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुके थे। एक सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ी। मोहन हल पकड़े खड़ा था और बोला, सोहन, अब वक्त आ गया है कि अपने खेत को फिर से जिंदा करें। इस बार ऐसा फसल उगाएंगे कि गांव वाले भी गर्व करेंगे। भाई, अब जब धरती ने हमें माफ कर दिया है तो हमें भी उसकी कद्र करनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। दोनों भाइयों ने खेत में हल चलाना शुरू किया। मिट्टी नर्म थी, लेकिन उसमें उम्मीद की महक थी। मवेशियों की घंटियों की आवाज और दोनों की हंसी खेतों में गूंज रही थी। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसान भी उनके साथ जुड़ गए। किसी ने कहा, मोहन, तूने हम सबको दिखा दिया कि हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं। अब गांव में हर सुबह एक नई शुरुआत होती। बच्चे स्कूल जाने लगे, औरतें कुएं पर गीत गाती, बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बीते दिनों की बातें करते। गांव की हालत सुधर रही है। अब हमें शिक्षा और खेती दोनों को साथ लेकर चलना होगा। हम लोग तालाब के पास एक छोटा सीख केंद्र बना सकते हैं, जहां बच्चे पढ़ें और किसान नई तकनीक सीखें। गांव वालों को यह बात बहुत पसंद आई। सोहन ने खुद मिट्टी और बांस से एक छोटा कमरा बनाया। धीरे धीरे वहां बच्चे आने लगे। मोहन उन्हें सिखाता कि पानी कैसे बचाना चाहिए, पेड़ क्यों जरूरी है और खेती में रासायनिक दवाओं की जगह देसी तरीकों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। 3 महीने बाद खेतों में लहराती गेहूं की बालियां हवा में झूमने लगीं। सूरज की सुनहरी रोशनी जब फसल पर पड़ी तो पूरा गांव सुनहरे रंग में नहा गया। मोहन की आंखों में आंसू थे। सोहन, देख, यही तो वो सपना था जो हमने तूफान में देखा था। हाँ भाई, भगवान ने मेहनत का फल दे दिया। फसल कटने के बाद गांव में एक छोटा धन्यवाद पर्व मनाया गया। सब लोग पंचायत भवन के सामने इकट्ठा हुए।
प्रधान ने कहा, मोहन और सोहन ने हमें दिखाया कि एकता में कितनी ताकत होती है। अगर हम सब साथ रहें तो कोई विपत्ति हमें तोड़ नहीं सकती। हमने बस वो किया जो हर गांव वाले को करना चाहिए। ये हमारी धरती है, इसे बचाना और संवारना हमारी जिम्मेदारी है। शाम ढल रही थी। मोहन और सोहन फिर से अपने खेत के किनारे खड़े थे। आसमान में सूरज ढल रहा था और सुनहरी किरणें गेहूं की बालियों पर नाच रही थीं। सोहन, अब लगता है गांव फिर से जी उठा है। हाँ भाई, पर याद रखना, खुशहाली को संभालना उतना ही जरूरी है जितना उसे लाना। दोनों ने खेत की मिट्टी उठाई और माथे से लगाई। दूर से बच्चों की हंसी गूंज रही थी। हवा में शांति थी और सुंदरपुर सच में सुंदर बन चुका था। बड़ा भाई था, उम्र में लगभग 5 साल बड़ा, बचपन से ही तेज दिमाग और महत्वाकांक्षी। जब वह छोटा था तब भी उसके सपने बहुत ऊंचे थे। एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, वह अक्सर कहा करता था। टिल्लू उसके ठीक उलट था, भोला, सादा और मेहनती, लेकिन किस्मत का मारा। उसे पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, पर दिल साफ था। दोनों के माँ बाप का देहांत जल्दी हो गया था, इसलिए एक दूसरे का ही सहारा थे। बिल्लू ने शुरू से ही अपने दिमाग और चालाकी से गांव में व्यापार शुरू किया। पहले अनाज का कारोबार, फिर जमीनें खरीदने लगा। धीरे धीरे उसके पास एक बड़ी कोठी, नौकर चाकर और ट्रैक्टर तक आ गया। वहीं टिल्लू गांव के छोटे मोटे काम करता था, कभी खेतों में मजदूरी, कभी किसी के मवेशियों को चराना। बिल्लू के पास सब कुछ था, लेकिन टिल्लू के पास सिर्फ उसका भाई, और भाई का प्यार भी आधा अधूरा। एक शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और टिल्लू खेत से थका हारा लौट रहा था। बिल्लू अपने बड़े आंगन में कुर्सी पर बैठा था, सामने चाय और अखबार। भैया, आज बहुत मेहनत हो गई, पूरे दिन हल चलाया है। हमेशा रोते ही रहते हो, मेहनत करने से डरते हो क्या? हमारे जमाने में तो सूरज ढलने के बाद भी खेत में रहते थे। भैया, मैं डरता नहीं हूँ, पर थोड़ा थक गया हूँ बस। थक गए, बस यही बोलते रहो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो खाओगे क्या? जो रोटी खाते हो वो भी हमारे घर से मिलती है। टिल्लू चुपचाप सिर झुकाकर अंदर चला गया। दिल में दुख तो हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे मालूम था कि बिल्लू बड़ा भाई है, वही सब कुछ है। समय बीतता गया। बिल्लू का व्यापार अब गांव से शहर तक फैल गया था। लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन भीतर से वह घमंडी हो गया था। टिल्लू अब भी उसी के घर में रहता था, लेकिन अब उसे नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था। कभी बिल्लू कहता, टिल्लू, गोदाम में जाके देखो कितनी बोरियां बाकी हैं। अरे, गाय को चारा डालना मत भूलना। कभी कभी तो दोस्तों के सामने भी कह देता, भाई तो है मेरा, लेकिन बस नाम का, काम से ज्यादा कुछ नहीं आता इसे। टिल्लू के चेहरे पर बस एक दर्द भरी मुस्कान रह जाती थी। एक सुबह बिल्लू शहर जाने की तैयारी में था। नई कार खरीदी थी, नए कपड़े, चमकते जूते, सब कुछ नया। भैया, मैं भी चलूं क्या शहर? तू इस हालत में लोग क्या कहेंगे? जा, पहले कुएं पर जाकर हाथ मुंह धो लें। टिल्लू ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह सोचता रहा, क्या भाई का प्यार भी पैसे से तौला जाता है? उस रात टिल्लू के कमरे में उसका पुराना रेडियो बज रहा था। धीरे से गाना चला, यारों का मैं यार हूँ। टिल्लू मुस्कुराया और फिर सोच में डूब गया। तभी बिल्लू दरवाजे पर आया। अरे, अभी तक जाग रहे हो? हाँ भैया, नींद नहीं आ रही थी। कल सुबह जल्दी उठ जाना, खेत में मजदूर नहीं आएंगे तो तू ही काम संभाल लेना। ठीक है भैया। बिल्लू चला गया और टिल्लू ने आसमान की तरफ देखा। भगवान, क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि अपने भाई के साथ बराबरी से रह सकूं? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सुबह की हल्की हल्की रोशनी गांव के खेतों पर फैल चुकी थी। ओस की बूंदें गेहूं के पौधों पर चमक रही थीं। ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उसी खेत के किनारे टिल्लू खड़ा था, हाथ में हल, कंधे पर फावड़ा और आंखों में दृढ़ निश्चय। हर दिन की तरह वह आज भी सबसे पहले खेत में पहुंचा था। सूरज चढ़ने से पहले ही उसने खेत जोतना शुरू कर दिया था। धूप बढ़ती जाती, कपड़े पसीने से भीग जाते, पर टिल्लू रुकता नहीं था। सुबह से शाम तक टिल्लू का यही रूटीन था।
कभी खेत में हल चलाना, कभी बैलों को पानी पिलाना, तो कभी झुककर फसल की निराई करना। जब बाकी मजदूर दोपहर में पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते, टिल्लू तब भी काम करता रहता। गांव के लोग कहते, अरे टिल्लू, थोड़ा आराम कर ले बेटा, थक जाएगा। वह मुस्कुराकर जवाब देता, आराम तो अमीरों के लिए होता है चाचा, गरीब अगर रुक गया तो पेट कैसे भरेगा। सूरज ढलते ही वह खेत से घर लौटता, थका हारा, पर मन में संतोष था कि उसने आज फिर ईमानदारी से दिन पूरा किया। शाम को खाना खाकर वह सीधे बिल्लू के गोदाम चला जाता। बिल्लू ने उसे चौकीदार की जिम्मेदारी दे रखी थी। रात भर गोदाम की निगरानी करना, कोई चोर न घुस जाए, कोई अनाज खराब न हो। ठंडी रातों में वह बस एक पुराना कंबल ओढ़कर गोदाम के बाहर बैठा रहता, हाथ में लालटेन और पास में एक डंडा। कभी नींद लगती भी तो ठंडी हवा के झोंके से आंख खुल जाती। कभी कभी वह आसमान की ओर देखता और सोचता, कितने सितारे हैं ऊपर, लेकिन एक भी मेरा नहीं। यह सिलसिला महीनों चलता रहा। दिन में खेत, रात में चौकीदारी। नींद की कमी, बदन दर्द और अंदर का दर्द सब बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब वह खेत में पहुंचा तो पैर लड़खड़ाए और वह गिर पड़ा। पास के मजदूर दौड़े आए। अरे टिल्लू, क्या हुआ रे? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। उस रात टिल्लू ने खुद से बात की। भैया को मैं भाई समझता हूँ, पर वो मुझे नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। शायद अब मुझे खुद के लिए कुछ सोचना होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दूसरे दिन जब बिल्लू खेत पर आया, उसने देखा कि टिल्लू देर से पहुंचा है। धूप निकल चुकी थी और मजदूर काम शुरू कर चुके थे। अब यही रह गया है? इतनी देर से आता है, गोदाम की चौकीदारी करता है तो खेत छोड़ देगा क्या? भैया, रात भर नींद नहीं आई थी, थोड़ा देर हो गया, पर काम पूरा कर दूंगा। मुझसे बहस करेगा अब तू? खाना खाता है मेरे घर का और काम नहीं करेगा। टिल्लू ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं, पर बिल्लू का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। जा, निकल जा यहाँ से, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जिसे भाई समझ कर रखा था वो भी बोझ बन गया। इतना कहते हुए उसने टिल्लू को जोर से धक्का दिया। टिल्लू गिर पड़ा। कुछ मजदूर यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सन्नाटा फैल गया। उस दिन टिल्लू ने बिना कुछ बोले बिल्लू का घर छोड़ दिया। सिर्फ एक झोला उठाया जिसमें 2 कपड़े थे और माँ की पुरानी तस्वीर। वह गांव के कोने में पहुंचा, जहां पुराने नीम के पेड़ के पास थोड़ी सी खाली जमीन थी। वहीं उसने बांस और छप्पर से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वहीं उसका घर था, बिना दीवार, बिना रोशनी, बिना किसी की छांव। रात में मिट्टी के दिए से थोड़ी रोशनी करता और उसी में खाना बनाता। कभी सूखी रोटी, कभी उबला पानी, पर अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। उसके अंदर अब एक अलग आग जलने लगी थी। धीरे धीरे गांव में बात फैल गई। बिल्लू ने अपने छोटे भाई को निकाल दिया। लोग आपस में कहते, अरे टिल्लू तो कितना सीधा था रे, इतना काम करता था उसके लिए, फिर भी निकाल दिया। अरे बिल्लू को तो अब पैसा चढ़ गया है सिर पे। अब टिल्लू सुबह अपने खेत जैसे दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी करता और रात को अपनी छोटी झोपड़ी में मिट्टी का चूल्हा जलाता। कभी कोई 2 रोटी दे देता तो शुक्रिया कहकर खा लेता, कभी खुद पकाता, बस नमक और रोटी। पर अब उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि अब जो भी मिल रहा था अपने दम पर मिल रहा था। अब मैं खुद के दम पर जीकर दिखाऊंगा। बिल्लू का व्यापार अब शहर तक फैला हुआ था, लेकिन साथ में उसका घमंड भी। उसने लालच में आकर कुछ गलत सौदे कर लिए थे। कर्ज बढ़ता गया और एक दिन शहर से खबर आई, बिल्लू का माल ट्रक से चोरी हो गया। एक ही झटके में लाखों का नुकसान हो गया। जो लोग कल तक उसकी तारीफ करते थे अब पीछे हटने लगे। साझेदार बोले, बिल्लू भाई, अब तो हम नहीं जोड़ सकते, नुकसान बहुत बड़ा है। घर के नौकर भी धीरे धीरे छोड़ने लगे। गांव के लोग अब उसे दूर से देखकर कहते, देखो, बहुत घमंड था ना इससे अपने पैसों पर, अब सब चला गया। बिल्लू के घर की रौनक मिटने लगी। रात को बिल्लू अक्सर अकेला बैठा रहता। बड़ा सा आंगन, लेकिन दिल खाली।
कभी शराब पीकर अपने आप से बातें करता। मैंने क्या पाया, क्या खो दिया, पैसा कमाया पर भाई खो दिया। वो सोचता, अगर आज टिल्लू होता तो शायद मेरे पास कोई होता सुनने वाला, पर फिर अहंकार बीच में आ जाता। नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। उधर गांव के कोने में टिल्लू की झोपड़ी में जिंदगी चल रही थी। वो अब गांव के लोगों की मदद करता, छोटा सा सब्जी का ठेला लगाता और अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता। गांव के बच्चे उसे टिल्लू भैया कहकर पुकारते थे। कभी किसी से नफरत मत करना, क्योंकि वक्त सबका एक जैसा नहीं रहता। एक रात बिल्लू के गोदाम में आग लग गई। गांव के लोग दौड़ पड़े, लेकिन आग बहुत तेज थी। अनाज, मशीनें, सब जल गया। बिल्लू वहीं बैठ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़कर। सब खत्म हो गया। उसके पास न पैसा बचा, न दोस्त। घर तक गिरवी रखना पड़ा। वो टूट चुका था, अंदर से, बाहर से, हर तरह से। सुबह जब टिल्लू खेत से लौट रहा था, उसने देखा बिल्लू अकेला सड़क के किनारे बैठा है, आंखों में आंसू। वो धीरे से पास गया। भैया, ये क्या हाल बना रखा है? बिल्लू ने सिर उठाया और कुछ पल उसे देखा। वही चेहरा, वही सादगी, वही भाई जिसे उसने खुद घर से निकाला था। आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दे टिल्लू, मैंने तुझे बहुत सताया। मेरे पास सब था, पैसा, इज्जत, पर तेरे बिना मैं खाली था। आज सब चला गया, बस तू ही याद आया। भैया, माफी कैसी? भाई से क्या गुस्सा रखना, आप मेरे बड़े हैं, जो किया वो प्यार में किया। टिल्लू उसे अपने छोटे से झोपड़े में ले आया। छोटा घर था पर दिल बड़ा। उसने मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाई और बिल्लू को दी। इतने साल मैंने तुझे रोटी के लिए ताने दिए, आज तू मुझे अपने हाथों से खिला रहा है। भैया, जिंदगी घूमती है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर इंसान वही बड़ा जो गिरकर भी किसी को गिरने न दे। टिल्लू, तू सच में मुझसे बड़ा निकला। अब दोनों भाई साथ रहने लगे। बिल्लू ने अपनी गलतियों से सबक लिया। उसने टिल्लू के साथ मिलकर फिर से खेतों में काम शुरू किया। दोनों बराबर मेहनत करते और धीरे धीरे फिर से खुशहाली लौट आई। सुबह का वक्त था। नीम के पेड़ के नीचे बनी छोटी सी झोपड़ी से धुआं उठ रहा था। टिल्लू चूल्हे पर चाय बना रहा था और बिल्लू पास ही बैठा मिट्टी की दीवार पर सूरज की किरणें देख रहा था। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर शांति थी, न घमंड, न दुख, बस सुकून। वो अपने भीतर से बदल चुका था। भैया, आज से हम दोनों साथ में काम करेंगे, जो खोया उसे फिर से पाएंगे, लेकिन इस बार ईमानदारी और मिलजुल कर। हाँ टिल्लू, अब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अब जो भी होगा साथ में होगा, मेहनत भी, रोटी भी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और यहीं से शुरू हुई नई जिंदगी की कहानी। दोनों ने सबसे पहले गांव के खेतों को सुधारने का निश्चय किया। बिल्लू के पुराने खेतों में अब खरपतवार उग आई थी और गोदाम जल चुका था। लेकिन टिल्लू बोला, भैया, जमीन चाहे बंजर हो, मेहनत डाल दो तो सोना उगलेगी। दोनों सुबह सुबह उठते, खेत में जाते, खुद हल चलाते। गांव के लोग हैरान थे। अरे, बिल्लू मालिक खुद खेत में हल चला रहा है। पर बिल्लू अब वही अमीर आदमी नहीं रहा था। वह अब मेहनती किसान बन चुका था। दिन भर दोनों भाई साथ काम करते, कभी बीज बोते, कभी पानी लगाते, कभी गोबर खाद डालते। टिल्लू हंसते हुए कहता, भैया, अब तो हमारे हाथों की लकीरें मिट्टी से मिलकर किस्मत लिखेंगी। और सच में किस्मत फिर से पलटने लगी। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो खेत हरियाली से भर गए। गेहूं की बालियां हवा में लहराती थीं और मिट्टी में समृद्धि की खुशबू थी। दोनों भाइयों ने अपने हाथों से फसल काटी। टिल्लू, जब पहली बार मैंने व्यापार किया था तब भी इतना खुश नहीं था। आज लग रहा है ये मिट्टी ही हमारी असली दौलत है। भैया, अब तो हम दोनों किसान भी हैं और व्यापारी भी। उन्होंने फसल को गांव के बाजार में बेचा। पहली कमाई से दोनों ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। बिल्लू ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इस बार हम मेहनत से कमाएंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने तय किया कि अब खेतों से अनाज लेकर गांव में छोटा व्यापार शुरू करेंगे। पुराने गोदाम की जगह उन्होंने बांस और टिन से एक नया छोटा गोदाम बनाया। टिल्लू दिन में अनाज तौलता
और बिल्लू हिसाब रखता। दोनों भाई एक साथ लोगों को काम देने लगे। गांव के गरीब मजदूरों को खेत में लगाते और मेहनताना समय पर देते। गांव के लोग अब दोनों को आदर से देखते थे। जो पहले कहते थे बिल्लू घमंडी है, अब कहते अब तो बिल्लू और टिल्लू दोनों मिसाल हैं गांव के लिए। धीरे धीरे उनका छोटा व्यापार बड़ा बनने लगा। गांव के लोग उनके गोदाम में अनाज बेचने आने लगे। बिल्लू ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाने का निश्चय किया। भैया, हमसे जो गलती हुई वो दूसरों से न हो। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ टिल्लू, ये हमारी असली जीत होगी। कुछ महीनों में दोनों भाइयों ने मिलकर गांव के बीच में एक छोटी सी प्रकाश विद्यालय खोली। उसी जगह पर जहां कभी बिल्लू का पुराना गोदाम जला था, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। बिल्लू अब पूरी तरह बदल चुका था। वो लोगों से विनम्रता से बात करता, मजदूरों का सम्मान करता और हर शाम मंदिर में दिया जलाता। पहले मैं अमीर था पर खुश नहीं था। अब मैं गरीब हूँ पर सुकून में हूँ। भैया, अब तो आपकी मुस्कान भी मेहनत से चमकती है। दोनों भाई खेत में बैठकर शाम को मिट्टी की महक महसूस करते और याद करते कि किस तरह जिंदगी ने उन्हें सिखाया था, जो गिरता है वही असली जीतता है।